हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल? हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, हालचाल बढ़िया? सर लेक्चर 4 5 6 लेक्चर अपलोड क्यों नहीं है? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं अभी मैंने मैसेज डाल दिया है बेटा। ठीक है। अच्छा, अदर लेक्चर में अपलोडेड हैं सर ऑलरेडी। ओके 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 ओके, मैं बोल देता हूँ ये वाली बात। ठीक है, मैंने डाल दिया है। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन की। फटाफट हम बात करते हैं रिवीजन। अमाइनो एसिड मैंने करा दिया है। लास्ट हम अमाइनो एसिड की ज्वेटर आयनिक फॉर्म की बात कर रहे थे, तो मैंने बताया था कि अमाइनो एसिड के ऊपर NH2 ग्रुप भी होता है और COOH भी होता है। ठीक है, यानी एसिड और बेस दोनों होते हैं, ऐसे मान के चलो। ठीक है, यानी अमाइनो एसिड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। यस भाई, बेसिक का मतलब है भाई NH2 बेसिक नेचर का है, यानी बेसिक नेचर का मतलब है जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर ले। और एसिड कौन होता है? जो हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर ले। यानी अमाइनो एसिड जो होते हैं उनमें कायरल कार्बन होता है। ठीक है, क्योंकि चारों बैलेंसीज की अलग अलग होती हैं। ठीक है, यहाँ COOH एक्ट एज अ एसिड स्ट्रॉन्ग एज, जो हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है, और NH2 एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है। क्लियर है? इसलिए अमाइनो एसिड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, यानी एसिड और बेस में अलग अलग बिहेव करते हैं। अगर इनको एसिड सॉल्यूशन में डालोगे अलग बिहेव करेंगे, बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे अलग बिहेव करेंगे। तो कल मैंने आपको करके भी दिखाया था। कल का मतलब है हाँ, कल मैंने बताया था अमाइनो एसिड में भाई कारिल कार्बन होता है। ठीक है, अगर मैं इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालता हूं, एसिडिक सॉल्यूशन में डालता हूं जिसकी पीएच कम होगी, यानी एच आइन बहुत ज्यादा होंगे, एच आइन बहुत ज्यादा होंगे एसिडिक मीडियम के अंदर, तो ये एच आइन सीधे कहां चले जाएंगे? NH3 के पास, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्सेप्टर है। एच आइन कहां गए? सीधे इसके पास गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो तुरंत ही भाई एच आइन जिससे इस पर ट्रांसफर करेंगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ठीक है, पॉजिटिव आइन के अंदर, यानी यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अमाइनो एसिड पर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है। अलग अलग पीएच पर इनके स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर मैं इसको बेसिक मीडियम में डालता हूं, तो बेसिक मीडियम में क्या होते हैं? OH। OH क्या होते हैं भाई? OH क्या करेंगे यहां से भाई? बेसिक मीडियम में डालते ही ये स्ट्रॉन्ग एसिड का बिहेव करेगा, एच आइन रिलीज करेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा। क्लियर है? तो यहां पर चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव। यानी बेसिक मीडियम के अंदर 7 से ऊपर पीएच है तो नेगेटिव चार्ज होगा। एसिडिक मीडियम में 7 से नीचे पीएच है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल? अगर मैं कहूं कि बेटा क्या इस पर नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यानी दोनों चार्ज पॉसिबल हैं? यस। अगर मैं इस अमाइनो एसिड को इधर ना इधर एक ऐसी पीएच पर सेट करूं, एक ऐसी पीएच पर सेट करूं जहां इस पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज आ जाएं, इसको बोलते हैं बेटा एम्फोटेरिक नेचर और ज्वेटर आयनिक फॉर्म। तो
एक पर्टिकुलर पीएच जो हर अमाइनो एसिड के लिए अलग अलग होगी, क्योंकि सबके अल्काइल ग्रुप अलग अलग हैं, ठीक है। एक ऐसी पीएच जिस पर इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज आ जाए, ठीक है, उसको हम पीआई बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। क्लियर है? वो पॉइंट, वो पीएच जिस पर इस पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोइलेक्ट्रिक पीएच या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी अमाइनो एसिड की पीआई निकालना चाहूं तो एक फॉर्मूला होता है भाई, पीके1 पीके2, यानी वो पीएच जिस पर इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है वो पीके1 हो गई, वो पीएच जिस पर इस पर नेगेटिव चार्ज आता है वो पीके2 हो गई। दोनों को जोड़ करके अपॉन 2 कर दूंगा तो वो पीआई निकल आएगी जिस पर एक्चुअल में इस पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज आते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था इसका, पीके1 प्लस पीके2 अपॉन 2। तो पी आई इक्वल टू पी एच होगी, तब इसको बोलते हैं ज्वेटर आयनिक फॉर्म, जिस पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला मैंने बताया था क्लासिफिकेशन, जो कल मैंने बहुत कहा भी था, याद रखना है आपको, और बहुत टिपिकल नहीं है, सिंपल है। मैंने कहा था अमाइनो एसिड एसिडिक नेचर के भी होते हैं, अमाइनो एसिड बेसिक नेचर के भी होते हैं, और अमाइनो एसिड न्यूट्रल नेचर के भी होते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, ठीक है। तो यहां तक क्लियर था? बिल्कुल। यानी अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं, अमाइनो एसिड पर भाई एसिडिक नेचर के भी होते हैं, बेसिक नेचर के भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं। एसिड कब होगा? अगर मैं तुमसे कहूं एक अमाइनो एसिड में एक COOH तो होता ही है, और एल्काइल ग्रुप के अंदर और एडिशनल COOH ग्रुप हैं जो NH2 से ज्यादा हैं टोटल नंबर, तो वो कैसा होगा? एसिडिक नेचर का होगा, यानी COOH ज्यादा होंगे NH2 से। हाँ, अगर NH2 ज्यादा है COOH से, यानी एल्काइल ग्रुप में NH2 ज्यादा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो नो डाउट ये बेसिक नेचर के हो जाएंगे, और न्यूट्रल का मतलब है दोनों बराबर होंगे। फिर मैंने बताया भी था जो एसिडिक नेचर के हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होगा। चार्ज है मतलब पोलरिटी है, पोलरिटी मतलब वाटर सोल्युबल है, मतलब हाइड्रोफिलिक है। हाँ, चार्ज यहाँ पॉजिटिव होगा, चार्ज है मतलब पोलर है, वाटर सोल्युबल है, हाइड्रोफिलिक है। हाँ, यहाँ कोई चार्ज नहीं होगा तो नॉन पोलर होंगे, वाटर इंसॉल्युबल होंगे, हाइड्रोफोबिक नेचर के होंगे। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और मैंने बताया भी था सॉल्युबल क्यों है भाई, क्योंकि सॉल्युबल किसके अंदर? मैं वाटर की बात कर रहा हूं। वाटर का अगर नेचर देखोगे भाई, आयोनिक नेचर का होता है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पर ऑलरेडी, ठीक है। समझ रहे हो? हाँ। फिर इसके अंदर आप जानते हो नेगेटिव चार्ज भी डिसॉल्व हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज भी डिसॉल्व हो जाएगा, पर न्यूट्रल वाला वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, इसलिए हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा। यहां सिर्फ दो अमाइनो एसिड के एग्जांपल याद रखने हैं आपको, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। इसमें 5 कार्बन होते हैं, इसमें 4 कार्बन होते हैं। ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड याद रहेगा। बेसिक में सिर्फ 3 ही बताए थे मैंने, ठीक है। लाइसिन, हिस्टिडिन और आर्जिनिन। लाइसिन में 2 होंगे, हिस्टिडिन में 3 होंगे नाइट्रोजन, और आर्जिनिन के अंदर 4 नाइट्रोजन होंगे। याद रहेगा लाइसिन, हिस्टिडिन, आर्जिनिन, क्योंकि हम साइटोलॉजी और उधर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ठीक है, जब डीएनए के स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं या तो स्टोन प्रोटीन के बारे में बताते हैं, वहां भी इनका जिक्र होता है, ठीक है। और अगर मैं न्यूट्रल की बात करता हूं तो मैंने ट्रिक से याद कराया था, बहुत ट्रिक से। ग्लाइसिन तो आपको याद रहेगा ही, ग्लाइसिन, एलिनिन, वैलीन, ग्लाइसिन, एलिनिन, वैलीन, ठीक है, 3 याद हो गए। फिर ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन, ग्लाइसिन, एलिनिन, वैलीन, फिर ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन, ये मैच कर रहे हैं एकदम। ग्लाइसिन से स्टार्ट करेंगे, याद ही रहेगा, ठीक है। एलिनिन और वैलीन सेंटर में आएगा, तो ग्लाइसिन, एलिनिन, वैलीन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ये सब क्या हो गए? न्यूट्रल नेचर के हो गए। तो ये तो क्लासिफिकेशन आपको याद रहेगा। इसके अलावा मैं तुमसे पूछूं, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं? 2 मत भूल जाना, सिस्टीन,
सिस्टाइन ये तो बहुत पूछे जाते हैं, और मिथ्योनिन आपको याद रहेगा ही, ठीक है। सिस्टीन और सिस्टाइन और मिथ्योनिन आपको याद रहेगा ही, ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। अगला जाओ एरोमेटिक अमाइनो एसिड। एरोमेटिक अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं जो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लें, ठीक है। जो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर ले वो एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, जैसे फिनाइल एलेनिन टायरोसिन ट्रिप्टोफान। फिनाइल एलेनिन टायरोसिन ट्रिप्टोफान, फिर मैंने बताया फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन के अंदर एक बेंजीन रिंग होती है। ट्रिप्टोफान की बात करता हूं, ठीक है, तो मैंने बताया भी था फिनाइल एलेनिन नहीं टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान के अंदर। क्लियर है, क्लियर बिल्कुल, हाँ। और अगर मैं इसकी बात करता हूं फिनाइल एलेनिन की, हाँ ट्रिप्टोफान, ठीक है, ट्रिप्टोफान। फिनाइल एलेनिन के अंदर एक सिंगल बेंजीन रिंग होगी, ठीक है, यहां भी सिंगल बेंजीन रिंग होगी, पर यहां पर एक पेंटा रिंग होती है और एक हेक्सा रिंग होती है। एक पेंटा रिंग देखने को मिलेगी और एक हेक्सा रिंग भी यहां देखने को मिलेगी, ठीक है। पेंटा हेक्सा ट्रिप्टोफान के अंदर। तो जहां पर बेंजीन रिंग होंगी, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होंगे, तो समझ जाना वो एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। तो ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी है, आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर मैं टायरोसिन की बात करता हूं, तो जब थायरोसिन पढ़ाया तब भी मैंने बताया था डोपामाइन, एलेनिन, डोपामाइन और एड्रेनलिन और एड्रेनलिन के अंदर भी और मेलेटोनिन के अंदर भी, ठीक है, आपका कौन होता है, टायरोसिन होता है। हाँ, ट्रिप्टोफान की बात करता हूं तो ऑक्सिन के अंदर, सेरोटोनिन के अंदर, और एक मैंने विटामिन विटामिन 4 नियासिन भी बताया था, इसके अंदर भी ट्रिप्टोफान होता है। यानी ये ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड, ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड एक्ट एज प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन और सेरोटोनिन। ऑक्सिन बॉटनी के अंदर हार्मोन वाले चैप्टर के अंदर आपने, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन में पढ़ा है, और सेरोटोनिन आपने अगेन हार्मोन वाले चैप्टर के अंदर आप याद रखोगे सीरोटोनिन, ठीक है। एक होता है मिलेटोनिन, ऐसे सीरोटोनिन स्लीप इंड्यूसर, ठीक है। और विटामिन तो खैर सिलेबस में नहीं है आपके, ठीक है, सिलेबस में अब नहीं है विटामिन B4, ठीक है। तो इनके अंदर भी क्या होता है आपका ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड, तो याद रखना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं इम्यूनो। इम्यूनो का मतलब है NH2, अमाइनो का मतलब है NH3। नॉर्मल अमाइनो एसिड के अंदर NH3 होता है, पर इम्यूनो ग्रुप प्रोलीन के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। ओनली प्रोलीन ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर CH2 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 और NH, तो ये तीन बैलेंस ही होगी, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा, प्रोलीन आपको एग्जांपल याद रहेगा। हाँ, नॉर्मल अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप होता है NH3 ग्रुप, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैं एमाइड की बात करता हूं, अगर मैं एमाइड की बात करता हूं, एमाइड में मैंने बताया था एक्स्ट्रा COOH ऑफ एसिडिक अमाइनो एसिड, ठीक है, रिएक्ट विद NH3। तो हर अमाइनो एसिड में एक सिंगल COOH तो होता ही है। एल्काइल ग्रुप में जो एक्स्ट्रा COOH है, समझ रहे हो, अगर ये NH3 से रिएक्ट करेगा तो एमाइड बनेगा। जैसे ग्लूटामिक एसिड से एमाइड बनता है और एस्पार्टिक एसिड से भी एमाइड बनता है। अगर मैं एस्पार्टिक एसिड की बात करूं, ठीक है, इसका रिएक्शन करा दूंगा तो एस्प्राजिन बन जाएगा, एस्पार्जिन बन जाएगा। और ग्लूटामिक एसिड का सेम रिएक्शन करूंगा तो ग्लूटामिन बन जाएगा, ठीक है। एस्पर्जिन और ग्लूटामिन ये एमाइड हैं, एमाइड फॉर्म है, ये एमाइड बन गया, ठीक है, ठीक है, ये दोनों एमाइड फॉर्म है। और हमने किया क्या है, कुछ भी नहीं किया, एक्स्ट्रा COOH के अंदर एक NH3 से इंटरेक्शन करा दिया है, ठीक है। तो ये एसिडिक अमाइनो एसिड समझ में आ गया और ये एमाइड बन गए। इसके बाद हमने बात किया था स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, तीन स्ट्रक्चर तो कभी भूलोगे नहीं। ग्लाइसिन में एल्काइल ग्रुप में हाइड्रोजन जोड़ देना, ठीक है। एलिन के अंदर आप एल्काइल ग्रुप में CH3 ग्रुप जोड़ देना, और सीरिन के अंदर CS2OH, ठीक है। कहीं पर भी OH है मतलब एल्कोहलिक अमाइनो एसिड है, ठीक है, एल्कोहलिक अमाइनो एसिड है। इसके अलावा चार स्ट्रक्चर याद रखना, सिस्टीन, प्रोलीन, लाइसिन और ट्रिप्टोफान, जिसमें प्रोलीन आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथ्योनिन सल्फर कंटेनिंग है, तो सल्फर इसमें नजर आ गया आपको, ठीक है। हाँ, लाइसिन मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसमें NH2 ज्यादा होते हैं। तो CH2 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 चार तो ये हो गए और एक NH2, तो टोटल कितने NH2 हो गए, दो, ठीक है। COOH से ज्यादा है तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ट्रिप्टोफान में मैंने बताया था एक पेंटा रिंग होती है, हेक्सा रिंग होती है, दो रिंग होती हैं, ठीक है, उससे आपका ट्रिप्टोफान का फॉर्मेशन होता है। तो मुझे लगता है ये अमाइनो एसिड तो भूलोगे नहीं, यस या नो। नहीं, कार्बन नंबर नाइट्रोजन नंबर पे कभी क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, कभी नहीं आएगा, ये तुम्हारे मतलब का नहीं है।
एमबीबीएस में आए तो आए, यहां से इनका कोई मतलब नहीं है। वो तो मैंने आपको याद रहे आपको, जैसे कभी कभी जब 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 प्रेशर में होता है ना एग्जाम में तो भूल जाता है, तब कुछ चीजें ऐसी होती हैं, समझ रहे हो ना, जो उसको याद दिला देती है। अच्छा 5 कार्बन था ये था, अच्छा 4 कार्बन था ये था, ठीक है। जब वो स्ट्रक्चर बन के आ गया, कितने कार्बन, 5, अच्छा ये था, अच्छा 4 कार्बन ये था, तीन तीन नाइट्रोजन ये था, 2 नाइट्रोजन ये था, बस। वो एक मेमोरी, एक मतलब उस क्लिक करने के लिए, जो एडिशनल बच्चे होते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इधर उधर की चीजों से वो मेमोराइज रखते हैं, उनके लिए, बात बाकी का तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इम्यूनो ग्रुप नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये बताओ इतना आपको याद रहेगा या नहीं रहेगा, ये मुझे चाहिए आपसे एकदम बढ़िया। देखो ओनली 7 का याद करना है नीट के हिसाब से। सारे याद कर लो, बेस्ट, सारे याद कर लो तो बेस्ट। 99 पॉइंट मतलब मिला करके इनसे ही क्वेश्चन आएगा। पॉइंट में 0 0 करके 1 को एक चांस है, कहीं मतलब पगला गया कोई तो एक बात अलग है, ठीक है। बात बाकी में स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आएगा तो इससे आएगा, तो स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता नहीं है। जब भी आता है तो एनसीईआरटी का डायरेक्ट स्ट्रक्चर उठ के चला आता है। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इन 3 स्ट्रक्चर की होगी कि एनसीईआरटी इन 3 के स्ट्रक्चर को डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रही है। ये इनडायरेक्टली एक्सप्लेन कर रही है तो मैंने उसको भी ऐड कर दिया। चलो, अब कुछ रोल बताए थे मैंने, जैसे टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, ये तो बता चुका हूं मैं आपको। ग्लूटामिक एसिड, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर बनता है, ठीक है। हिस्टिडीन से हिस्टामिन बनता है जो मास्ट सेल बेसोफिल से निकलता है। ग्लाइसिन से मैंने बताया था आपको, ठीक है, पोरफिरिन रिंग ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर पोरफारिन रिंग होती है ना, वो ग्लाइसिन से बनती है। तो इतना मैंने आपको करा दिया, नहीं यहां पर अमाइनो एसिड का मैंने एंड करा दिया, ठीक है। बच्चों को अगर क्यूरियोसिटी होती है सारे स्ट्रक्चर, तो कल मैंने स्लाइड लगा दी थी आपको, वो स्ट्रक्चर देख सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से इससे बाहर ना कभी गया है ना जाएगा। और एक्चुअल में एनसीईआरटी में अमाइनो एसिड में ज्यादा कुछ है ही नहीं, वो कल मैंने एनसीईआरटी आपको करा दी थी, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले बेटा प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन क्या है? इट इज अ प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड, दे आर लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो इट इज अ पॉलीमर। प्रोटीन होमोपॉलीमर है, हेट्रोपॉलीमर है? ये हेट्रोपॉलीमर है, प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर है, जहां पेप्टाइड बॉन्ड होता है। मतलब कई प्रकार के अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई चेन, कई मोतियों से मिलकर बनी हुई माला हेट्रोपॉलीमर है, ठीक है। हेट्रोपॉलीमर है तो कहां प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल पूल। एसिड इनसॉल्युबल पूल में प्रेजेंट होगा, मतलब मैक्रोमोलिक्यूल है। मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। एसिड इनसॉल्युबल पूल में प्रेजेंट होगा, मतलब मैक्रोमोलिक्यूल है। अरे रिजल्ट डिस्कशन, तुमने सही कहा, रिजल्ट तो मेरे पास आ गया है, मैं बता देता हूँ। मैंने स्लाइड नहीं लगाई है, मैं बता देता हूँ आज, ठीक है। रिजल्ट तो मेरे पास आ गया है, बिल्कुल सही। रिजल्ट तो आ गया है मेरे पास, स्लाइड में ऐड नहीं किया था मैंने। हम्म 28 सितंबर को जो एग्जाम हुआ है ना 1.2 वालों का, कुणाल ग्वाली नंबर 1 पर है भाई, ठीक है। कुणाल के जो नंबर हैं 331 हैं। आदित्य शुक्ला नंबर बेटा, शुक्ला के नंबर हैं 308, ठीक है। आशी पांडे, आशी पांडे, आशी पांडे के नंबर हैं 305, सही है यार।
मोहित पांडे, भाई मोहित पांडे के नंबर भी 300 कुछ हैं भाई। हाँ 303 नंबर है मोहित पांडे के। यस। वर्षा, वर्षा नंबर 5 पर है, वर्षा नंबर 5 पर है और वर्षा के नंबर हैं, हाँ 300 से कम है, 296, 296 वर्षा के। ठीक है, और वर्षा के बाद आ जाओ नुल, NULL, ठीक है, नल जो भी है, ठीक है। इसके नंबर हैं 293। चलो ठीक है। फिर है देव, देव नंबर 7 पर है और देव के नंबर हैं अगेन 293। और खुशी, बेटा खुशी 8वें नंबर पे पहुंच गई तू, ठीक है, पर है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। खुशी के नंबर 290। पूजा गुप्ता, पूजा गुप्ता के नंबर हैं 276 और आश्विन के नंबर है 271। क्लियर है बिल्कुल। ये दोनों की लिस्ट क्यों नहीं है? अच्छा ये 2.0 के बताया, 1.0 की मैं बात कर ले रहा हूँ, अब 1.0 की बात आएगी। अच्छा पहले 2.0 की है, ठीक है। हाँ तभी मैंने कहा ऐसे बच्चों का नाम क्यों नहीं आया, ठीक है। आ चुकी नंबर 4 पर है इस बार, अविनाश नंबर 1, ठीक है। हाँ, आकृति कुमारी सिंह नंबर 2, सुरेंद्र लोधा नंबर 3 पर है, आ चुकी नंबर 4 पर है, यश नंबर 5 पर है, अनिकेत नंबर 6 पर है, सुप्रिया यादव नंबर 7 पर है, ठीक है। प्राची नंबर 8 पर है, गोपी नंबर 9 पर है। गोपी तू 1 पर आता था भाई। हाँ चलो कोई नहीं। सुरजीत चौधरी नंबर 10 पर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इन बच्चों के नंबर ठीक है यार, 1.2 अच्छा कर रहा है, 337 से लेकर के, ठीक है, लगभग सारे बच्चे 300 की रेंज में है, एक्सेप्ट सुरजीत। सुरजीत 296 यार, 1.2 नो डाउट अच्छा कर रहा है, ठीक है, 1.2 शुरू से ही अच्छा कर रहा है, ठीक है। 1.2 के मार्क्स भी कंपेरेटिव बेटर रहते हैं, ठीक है। 2.0 में नो डाउट कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर कुछ बच्चे ठीक है कर रहे हैं, पर कंपेरेटिव 1.0 थोड़ा डाउन कर रहे हैं बस। नेक्स्ट टेस्ट बेटा संडे को है, मेजर है। तो मेजर का मतलब करंट टॉपिक और एक पास्ट टॉपिक। करंट का मतलब है कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट, स्टार्टिंग वाला पूरा पार्ट, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट, कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट बता दूं मैं, ठीक है, पूरा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तक कार्बोहाइड्रेट तक सारा। अच्छा अमाइनो एसिड वैसे हो चुके हैं आपके, ठीक है। कार्बो अमाइनो एसिड तक पूरा, आज दिन क्या है, ट्यूसडे। अमाइनो एसिड तक पूरा आ रहा है, अमाइनो एसिड तक पूरा आ रहा है। और एक चैप्टर छोड़ो, सॉरी कार्बोहाइड्रेट रखता हूं, ठीक है, क्योंकि अमाइनो एसिड आगे भी आने वाला है। कार्बोहाइड्रेट तक पूरा आ रहा है आपका, पूरा सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कार्बोहाइड्रेट, और लास्ट का जो चैप्टर का निकल के गया है वो, ठीक है, यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन। इतना तैयार रहना जूलॉजी में, और बात बाकी का सिलेबस में आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो प्रोटीन क्या है, हेट्रोपॉलीमर है, ठीक है। अब पेप्टाइड बॉन्ड, अब पेप्टाइड बॉन्ड की बात आती है, तो एक सिंगल अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। अगर मैं बेटा, कार्बन है समझना, अल्फा कार्बन होगा, कौन सा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन होगा, ऊपर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, नीचे अल्काइल ग्रुप होगा, तो यहां पर COOH, तो यहां पर क्या होगा, NH2, NH2। ऐसे ही दूसरा अमाइनो एसिड है, ठीक है, अगेन NH2 C, अल्फा कार्बन COOH। क्लियर बिल्कुल। तो अगर मैं तुमसे कहूं बेटा कि यहां से COH गया,
यहां से H गया और यहां इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बोलेंगे इसको? पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा पहले ऐसे दिखाऊं, रुक जाओ। देखो दो अमीनो एसिड हैं अलग अलग, इनके बीच में अगर पेप्टाइड बॉन्ड बनाना हो तो कैसे बनेगा आपके सामने, ठीक है भाई। ये चला गया यहां से, ये गया, ये बन जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। तो उसको मैं ऐसे लिख दूं, चलेगा क्या? NH2C, हाइड्रोजन बॉन्ड, एल्काइल ग्रुप, अगेन कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर कर दूं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां बन गया क्या? पेप्टाइड बॉन्ड बीच में। फिर अगेन नाइट्रोजन, कार्बन, COOH। यानी यहां पर अल्फा कार्बन है तो ये भी अल्फा कार्बन है, इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं आपको। अल्फा कार्बन है तो यहां पर लिखा ही नहीं हमने, हाइड्रोजन ऊपर होगा, एल्काइल ग्रुप नीचे होगा, हाइड्रोजन ऊपर होगा, एल्काइल ग्रुप नीचे होगा, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर होगा पार्शियल, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो यहां नाइट्रोजन के ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो यहां पर एक और बॉन्ड बन जाएगा पार्शियली, ये बन गया पेप्टाइड बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ये समझ में आया नहीं आया भाई? एक अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड ये है, दो अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे? यानी ऐसे, जैसे यहां बना ऐसे बनता चला जाएगा सभी के अंदर, सभी के अंदर ऐसे बनता चला जाएगा, ठीक है, सेम यही पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया पॉलीपेप्टाइड। तो ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। तो पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने के लिए बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है हमेशा, एक अमाइनो एसिड का COOH दूसरे अमाइनो एसिड का NH2 आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक H2O निकलता है और पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। क्योंकि ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, नाइट्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो रेजोनेंस की वजह से यहां पर एक पार्शियली एक बॉन्ड और बन जाता है, यानी लाइक अ डबल बॉन्ड। इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, जो कोवैलेंट बॉन्ड है। ये समझ में आया नहीं आया? इतनी सी बात बताओ पहले से। यहां तक समझ में आया नहीं आया? अच्छा, आज अविनाश का नाम है तो अविनाश को याद आ रहा है। सर बात कब करोगे? बिल्कुल करूंगा। नीट एडवांस के मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। ओके। हाँ, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा मैं स्लाइड, बिल्कुल। क्लास की स्लाइड टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, टेंशन मत करो, ठीक है। अच्छा, लास्ट के टेस्ट का रिजल्ट भी बता दूंगा मैं, ठीक है। मैं
स्लाइड में ही ऐड कर दूंगा लास्ट के टेस्ट का रिजल्ट भी, टेंशन मत करो, ठीक है। मैं ऐड कर दूंगा या उसको मैं शेयर कर दूंगा तुम्हारे पास, उस टेलीग्राम पे डाल दूंगा लास्ट वाला रिजल्ट भी और ये वाला रिजल्ट भी, ठीक है। ठीक है, यहां तक ये बताओ, पहले तुम्हारी बातें सुन ली मैंने, ये समझ में आया नहीं आया? पॉन्ड कर दिया क्या मैंने? कहाँ है पॉन्ड बेटा? पर तेरी आंखें खराब, अच्छा, मुझे लगा मेरी आंखें खराब हैं। अरे कभी कभी लिखने में हो जाता है ना। अब ठीक है पॉन्ड। हाँ आशीष भाई, मेरे छोटे भाई का नाम भी आशीष ही है, ठीक है। चलो, बॉन्ड क्लियर है बिल्कुल। तो ये बताओ समझ में आया नहीं आया भाई? इस तरीके से आप सारे अमीनो एसिड को जोड़ते जाओगे, ठीक है। अब हर पॉलीपेप्टाइड के दो छोर होते हैं, इसको बोलते हैं एन टर्मिनस। एन टर्मिनस, समझना मेरी बात, एन। इसको बोलते हैं सी टर्मिनस, जिस पर सी डबल एच फ्री होगा, सी टर्मिनस। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, ठीक है। जब भी मैं इस प्रोटीन को बेंड करूंगा या सर्किल, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करने वाले हैं, तो प्रोटीन का अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, बीटा बीटा प्लेटेड शीट होती है, ठीक है, या थ्री डायमेंशन में स्ट्रक्चर होता है, या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मैं उन सबकी बात करूंगा तो उसमें इसमें प्रोटीन को क्या करना होता है? बेंड करना होता है। मान लो ये लीड पड़ी हुई है मेरे पास, तो प्रोटीन की क्या होती है? थ्री डायमेंशन में बेंडिंग्स होती हैं। प्रोटीन की थ्री डायमेंशन में इस तरीके से बेंडिंग्स होती हैं, समझने की कोशिश करना। प्रोटीन की इस तरीके से थ्री डायमेंशन में फोल्डिंग्स होती हैं, बेंडिंग्स होती हैं, जिससे प्रोटीन्स बनती हैं इस तरीके से। तुम देख पा रहे हो क्या? ब्लैक ब्लैक दिख रहा है? अब देखो मेरे चेहरे के सामने, प्रोटीन की इस तरीके से बेंडिंग्स होती हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात? थ्री डायमेंशन में। तो उसके लिए इस पॉलीपेप्टाइड को क्या होना होता है? बेंड होना होता है। मैं तुमसे कहूं कि यहां से क्या बेंडिंग पॉसिबल है? जहां पर दो बॉन्ड होंगे वहां से बेंडिंग पॉसिबल है। जैसे एक मार्कर और चाहिए मुझे, चलो पेन है, समझो। जहां पर अगर मैं दो बॉन्ड इस तरीके से बना दूं, क्या यहां से मैं फोल्डिंग कर सकता हूं? यस या नो? नो। ये कौन है? मोहम्मद काइफ। ये हमेशा एक ही बार लिखता है सर, ये समझ, ये मतलब बच्चा है, रियल में बच्चा है क्या है? कितने बच्चों को समझ नहीं आया ये बताओ पहले? कितने बच्चों को समझ नहीं आया? रिपीट करता हूं, समझना यार, क्योंकि समझने का है। मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ गया, फिर भी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, ऐसे बात, समझना मेरी बात। हटाते हैं इसको। अभी तो इतनी सी बात बताई है मैंने कि एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, दो अमाइनो एसिड को जोड़ोगे, ठीक है, तो एक H2O निकल गया, निकाल दिया मैंने एक H2O, निकाल दिया H2O। H2O निकालने के बाद ये कौन सा बॉन्ड बन गया? पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, ठीक है। इस कार्बन से ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जोड़ दिया मैंने। इसका नाइट्रोजन निकल गया, H2O निकल गया, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जोड़ दिया मैंने। आप जानते हो ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है और नाइट्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब पार्शियली चार्ज होता है, आप समझ रहे हो, पार्शियल ही चार्ज होता है, तो रेजोनेंस कंडीशन स्टेबल हो जाती है, यानी इनके बीच में एक रेजोनेंस कंडीशन स्टेबल हो जाएगी, यानी एक बॉन्ड और बन जाएगा, ठीक है। पार्शियली डबल बॉन्ड कंडीशन आ जाती है, यहां पर एक बॉन्ड और यहां बन जाएगा, डबल बॉन्ड कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, प्रोटीन के अंदर। ये बात समझ में आई है नहीं आई? ठीक है, क्योंकि मैं अब दो चीजें बताने वाला हूं यहां पर, दो सेपरेट चीजें जो, क्योंकि अब इसके बाद हम डायग्राम की बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्चरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, तो उसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो समझनी जरूरी है, ठीक है। तो पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, तो यहां पर क्या बन गया? एक बॉन्ड बन गया, एक एडिशनल बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड डबल बॉन्ड की फॉर्म में होता है, और जहां डबल बॉन्ड हो वहां से बैंडिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बैंडिंग वहां से होगी जहां सिंगल बॉन्ड होगा, क्लियर बिल्कुल।
तो बॉन्ड, अगर हम बेंडिंग की बात करेंगे तो यहां से बेंडिंग हो सकती है प्रोटीन की, यहां से बेंडिंग हो सकती है प्रोटीन की, पर जहां से पेप्टाइड बॉन्ड है वहां से बेंडिंग नहीं हो सकती। ये बताओ, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? समझ आ रहा है? मोहम्मद काइफ, मैं बच्चा ही हूँ, 17 साल का अभी। कोई नहीं, तू बच्चा ही सही, ठीक है, तुझे मैच्योर कर देंगे। आने दे अभी रिप्रोडक्शन चैप्टर, तब तक तू मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। बस बहुत जल्दी हम आने वाले हैं इस चैप्टर के ऊपर। जिस दिन ये चैप्टर चालू हो जाएगा उस दिन काइफ मैच्योर हो जाएगा, अभी बच्चा है ना। तब तक तुझे बच्चा ही रखूंगा, टेंशन मत कर, ठीक है, तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तेरी हर बात सुनूंगा। पर जैसे ही वो चैप्टर आ जाएगा तब तक मुझे पता है तू अपने आप मैच्योर हो जाएगा। सही बोला गलत बोला मैंने? हाँ, तभी तो गवर्नमेंट ने भी उस चैप्टर को 12th के सिलेबस की स्टार्टिंग में डाला, 11th में नहीं डाला। 11th तक मान के चलते हैं तुम बच्चे ही हो अभी, समझ रहे हो? हाँ, तो चाहे तुम 16 के हो, चाहे तुम 17 के हो, चाहे तुम 22 के हो, चाहे 25 के हो, मैं मान के चल रहा हूँ तुम सब बच्चे हो, जब तक हम 11th का सिलेबस करा रहे हैं। जिस दिन 12 चालू करूंगा उस दिन मैं मान लूंगा तुम मैच्योर हो गए, ठीक है। हाँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये बता दो मेरे भाई, इतनी सी बात समझ में आई? पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? जी आई। चलो, बस पेप्टाइड बॉन्ड वाली बात समझ में आ गई। अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और भी चीजें उसमें ऐड हो जाएंगी। अच्छा, ठीक है, अभी मैंने बताया कि मान लो ये कार्बन है, अल्फा कार्बन, COOH में इसको डबल बॉन्ड O कर दूं, चलेगा क्या? इसको NH2 ही छोड़ देता हूं। अभी बताया था मैंने, यहां कौन सा बॉन्ड बन चुका है? पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका है। पार्शली डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि यहां पर पार्शली निगेटिव चार्ज है, या नाइट्रोजन होगी, अल्फा कार्बन आ गया, COOH आ गया, तो नाइट्रोजन पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज होगा, ये भी आप समझते ही हो, इसलिए यहां पर रेजोनेंस वाला स्ट्रक्चर मेंटेन हो जाएगा। यहां से कभी प्रोटीन बेंड नहीं करती, ठीक है। यहां से बेंडिंग होगी, ये अल्फा कार्बन है, ध्यान रखना, ये अल्फा कार्बन, हमेशा अल्फा कार्बन और कार्बन के बीच में बेंडिंग होगी, या अल्फा कार्बन और, ठीक है, नाइट्रोजन के बीच में बेंडिंग होगी, और कहीं से बेंडिंग होगी नहीं। इसको अगर मैं फोल्ड करूंगा तो यहां से फोल्ड नहीं होगा, यहां से फोल्ड होगा या यहां से फोल्ड होगा। यहां से जो एंगल बनता है, समझना, यहां से जो एंगल बनता है, एक होता है फाई एंगल, जानते हो फाई और शाई, कितनों को पता है? हाँ, एक होता है फाई और एक होता है शाई। अगर मैं शाई की बात करता हूं, येलो हो जाएगा, शाई, और यहां पर होगा फाई, समझते हो? यानी जब मैं अभी स्ट्रक्चर बनाऊंगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, तो ये पॉलीपेप्टाइड बेंड करेगी, तो बेंडिंग हमेशा ये इसके बीच में होगी, ठीक है। ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है बेटा, प्लस माइनस 180 हो सकता है, यानी 180 उधर घूम सकता है, 180 इधर घूम सकता है, ठीक है। ऐसे ही मैं इसकी बात करूंगा शाई की, ये भी प्लस माइनस उधर या इधर 180 एंगल पर होगा, इस पर होगा। अब बताओ, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ये आनी चाहिए, ठीक है। साफ थोड़ा और लिखूं इसको, अलग करना। ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा प्लस माइनस 180 होगा, ये जो एंगल होगा ये भी प्लस माइनस 180 होगा।
ठीक है, इसको शाई बोलते हैं, इसको फाई बोलते हैं। अब क्वेश्चन आएगा शाई जो एंगल होता है वो किस किस के बीच में मिलता है और फाई किस किस के बीच में मिलता है। तो ध्यान रखना है आपको, शाई प्रेजेंट बिटवीन सी और सी, ठीक है। जबकि फाई की बात करूंगा, फाई प्रेजेंट बिटवीन, ठीक है, सी एंड एन। क्लियर है? अगर भूल जाओ तो ऐसे याद रखना। और ये कितने होते हैं, प्लस माइनस 180, ये भी प्लस माइनस 180, यानी एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। इस पॉलीपेप्टाइड चेन जो किससे मिलकर बनी है, अमाइनो एसिड की चेन है, अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है। इसका अगर मैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो टाइप के बन सकते हैं, या तो इस तरीके से, अल्फा हेलिक्स बनेगा, या इस तरीके से बीटा प्लेटेड शीट बनेगा। आगे आगे बताऊंगा ये तो मैं डिटेल में, ये आपस में जुड़े होंगे। यानी दोनों के केस में प्रोटीन की क्या हो रही है, बैंडिंग हो रही है। या क्वाटनरी स्ट्रक्चर बनेगा, वो थ्री डायमेंशन में बनेगा, 3D स्ट्रक्चर बनेगा, 3D। तो इन सारे स्ट्रक्चर में देखोगे इस पॉलीपेप्टाइड की क्या हो रही है, बैंडिंग हो रही है, फोल्डिंग्स हो रही हैं। तो ये फोल्डिंग्स ध्यान रखना कभी भी पेप्टाइड बॉन्ड से नहीं होती, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये पेप्टाइड है। बैंडिंग के लिए या तो ये 180 इस तरीके से शाइब एंगल बनाएगा, या 180 इस तरीके से ये फाई एंगल बनाएगा। फाई हमेशा नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बनता है, और साई हमेशा कार्बन और कार्बन के बीच में बनता है, अल्फा कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है। सी सी साई, सी सी साई, सी एन फाई, सी सी साई याद रहता है बच्चों को, साई और फाई। क्लियर है बिल्कुल? और हमेशा ध्यान रखना है ये जो टर्मिनस होगा, ये टर्मिनस जो होगा इसको बोलेंगे हम सी टर्मिनस। टर्मिनस का मतलब छोर, सी टर्मिनस। और हमेशा ये जो टर्मिनस होगा ये होगा एन टर्मिनस। क्या होगा, एन टर्मिनस, एन टर्मिनस। इसमें समझ में आया, सी टर्मिनस क्या होता है, एन टर्मिनस क्या होता है, सी छोर एन छोर, ठीक है। ये डाइजेशन में तो हम बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाते थे जब डाइजेशन सिलेबस में, तब तो है ही नहीं कि भाई प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कई टाइप के होते हैं। कोई प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम एन टर्मिनस से कट करता है प्रोटीन को, कोई सी टर्मिनस से कट करता है। यानी प्रोटीन के दो छोर होते हैं, एन छोर सी छोर। जहां पर NH2 फ्री है वो एन छोर है, जहां COOH फ्री है वो सी छोर है। हमेशा दो अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। ये पार्शियली डबल बॉन्ड होता है। क्यों होता है सर? क्योंकि यहाँ पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो एक बॉन्ड जो बनता है वो रेजोनेंस की वजह से बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होता है, आप जानते ही हो, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में जो एंगल बनता है वो शाई होता है। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो एंगल बनता है वो फाई होता है। सी सी शाई और CN फाई, इससे बच्चों को याद रहता है, ठीक है। 180 प्लस माइनस, 180 प्लस माइनस, इसकी वजह से ही ये सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटनरी स्ट्रक्चर बन पाते हैं इस प्राइमरी स्ट्रक्चर से। ये इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई? मोती वाला नहीं आया? अरे मोती तो अभी आगे कराऊंगा, ये तो स्ट्रक्चर अभी आएंगे, ठीक है। ये तो मैंने बतना बताया, ये मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर है, अभी आगे पढ़ाने वाला हूं, इसी पर हम आने वाले हैं, मोती वाले पर, ये आगे आएगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये टर्शरी स्ट्रक्चर है। यानी प्रोटीन के कई स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ये डिपेंड किस पर करता है, बैंडिंग्स के ऊपर, फोल्डिंग के ऊपर। क्योंकि सारी की सारी प्रोटीन इस तरीके से होती है, दिखाता हूं, बुक की शायद पेज पे छपा होगा प्रोटीन का डायग्राम। हाँ, जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं, शायद तुम देख पाओ, जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं वो उस तरीके से स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर, यस, स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर होते हैं हर प्रोटीन के। तो ये सारी क्या है, बैंडिंग्स हैं, फोल्डिंग्स हैं, सारी क्या है, बैंडिंग्स हैं, फोल्डिंग्स हैं। तो इन बैंडिंग और फोल्डिंग बनाने के लिए इसको मोड़ना जरूरी होगा।
तो ये यहां से नहीं फोल्ड होगा, फोल्ड हमेशा या तो साई एंगल से होगा या फाई एंगल से होगा, ठीक है। ये 180 प्लस माइनस मुड़ सकता है, यहां से 180 प्लस माइनस मुड़ सकता है, यहां से नहीं मुड़ सकता। क्यों नहीं मुड़ सकता, क्यों फोल्ड नहीं होगा? तो इसलिए मैंने बताया क्योंकि यहां निगेटिव पार्शली पार्शली पॉजिटिव, इसकी वजह से रेजोनेंस की वजह से यहां पार्शली डबल बॉन्ड बन जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो यहां से फोल्डिंग नहीं होती। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होता है वो कई टर्शरी स्ट्रक्चर के मिलने से बनता है, वो बताऊंगा आगे मैं। हेयर लॉस कौन सी विटामिन की कमी से होता है, प्लीज बताइए। कौन है? नवीन कुमार। बेटा विटामिन की कमी से नहीं होता हेयर लॉस, ठीक है। आज जिस वातावरण में आप रह रहे हो ना, जो आप खा रहे हो, जो एयर आप ले रहे हो, जो पानी आप पी रहे हो, ये सब हेयर लॉस के कारण है, ठीक है। मैं एक ही बात बोलता हूँ, सलमान खान अपने हेयर नहीं बचा पा रहा, तुम कैसे बचा लोगे, ठीक है। हाँ, सब समझ में आया। तो हेयर लॉस के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। खाली विटामिन की वजह से ही हेयर लॉस रोक सकते तो देखा, आज के डेट में ट्राया स्टार्ट हो गया, ट्राया, और बहुत मतलब जबरदस्त तरीके से वो अर्न कर रहा है, ठीक है। कोई जानता है इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उसके बाल, ठीक है। हाँ, जिसके बाल ना हो उससे तुम मतलब बालों की बात करना चालू कर दो तो मारना चालू कर देगा, पीटना चालू कर देगा, वो ध्यान रखना, गलती से भी ऐसा मत कर देना। समझ रहे हो? हाँ। तो हेयर फॉल आज की डेट में बेटा छोटे छोटे बच्चों के स्टार्ट हो गया है। एक जमाने में, ठीक है, बहुत डेंस हेयर हुआ करते थे लोगों के। क्यों? क्योंकि लोग प्योर सरसों का तेल इतना लगाया जाता था स्कूल जाते समय, चंपी चंपी कर करके, तो मजबूत हेयर हुआ करते थे। अब आज की डेट में ऐसा है? बताओ कौन है? आज की डेट में ऐसा है? नहीं है। इसलिए हेयर के बारे में जितना सोचोगे ना उतना ज्यादा फॉल होगा। सोचना ही बंद कर दो, ठीक है। हो रहा है तू होने दे, ठीक है। जब समय आएगा तो हेयर इम्प्लांट करा लेना, तुम डॉक्टर बन जाओगे तो। नहीं तो आज के डेट में वो कुछ पैच टाइप का आता है, लोग लगा लेते हैं इस तरीके से, और कटिंग कटिंग कराते हैं बकायदा अच्छे से उसको, ठीक है। तो मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अभी 20-22 साल के लोग हैं, मेरे संग के बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने ईयर पैच लगाए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तो ईयर इम्प्लांट तो सक्सेस नहीं है ज्यादा, ठीक है। लोग इम्प्लांट कराते हैं, वो अगेन फिर से उड़ जाते हैं, ठीक है। तो हेयर इम्प्लांट सक्सेस नहीं है, तो लोग पैच ही लगा रहे हैं। तो इसलिए ज्यादा टेंशन मत लो, और वो बहुत स्मार्ट लगते हैं, ठीक है। वो अपने हेयर के कई कई करा लेते हैं, ठीक है। चलो, यहां तक किसी को कोई डाउट है? ये बताओ मुझे, यहां तक। नो सर। अब इधर आ जाओ, यहां तक कोई डाउट नहीं है आपको। सी टर्मिनस भी ध्यान, टर्मिनस का मतलब है छोर, एन टर्मिनस का मतलब है एन छोर, ठीक है। अब आ जाओ, अब आगे बढ़ रहा हूं। ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, समझ में आ गया होगा। एज देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, जिसमें कुछ के मैंने डायग्राम स्ट्रक्चर करा दिए हैं। इसलिए प्रोटीन कैसा होता है? हेट्रोपॉलीमर होता है, होमोपॉलीमर होता है, ये बता दिया मैंने, ये हेट्रोपॉलीमर होता है, नॉट अ होमोपॉलीमर, क्योंकि सारे अमीनो एसिड एक जैसे नहीं होते, कई प्रकार के होते हैं। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन, ठीक है, इन स्ट्रेट चेन एंड इन सर्किल, समझना मेरी बात। अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट की बात करता हूं तो प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट किस पर डिसाइड करेगा? ऑल क्लियर, अमाइनो एसिड के ऊपर, समझे? अगर मैं तुमसे कहूं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमाइनो एसिड, ये आना पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, तीसरा मैं कहूं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन,
अब बताओ, क्या तुम बता सकते हो? भाई मैंने हिंट दे दी। एक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट, हाँ बेटा, एक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 128 होगा, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट आप जानते हो 18 होगा। तो मैं तुमसे कहूं कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन, क्या प्रोटीन में अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 5, 6, 10, 20, कोई भी नंबर दे सकता है, मैं 5 नंबर ले लिया, अमाइनो एसिड इन चेन। एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन ऑफ 5 अमाइनो एसिड इन रिंग फॉर्म में। कौन बताएगा? तुम बताओ जरा फटाफट, देखो किसको आता है। हाँ, मेहंदी हसन, सही पकड़े। अभी हमने बिल्कुल हर अमाइनो एसिड का अलग अलग होगा, हमने अप्रोक्सीमेटली एक एवरेज मॉलिक्यूलर वेट लिया, 128 होता है, ठीक है। प्रोटीन में ध्यान रखना है आपको, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन, क्योंकि जब भी प्रोटीन बनती है तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यानी 128 में से 18 निकल गया, तो कितना बचा? 128 माइनस 18, 110। ये ध्यान रखना है आपको कि प्रोटीन की जब भी बात होगी, अमाइनो एसिड अकेला है तो 128, पर प्रोटीन जब भी बनती है तो पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड में एक H2O मॉलिक्यूल निकलता है, तो उस समय इसका मॉलिक्यूलर वेट 110 रह जाएगा। क्लियर है? अब मैंने बात की 5 अमाइनो एसिड की चेन, तो एक का इतना, तो 5 का कितना होगा, और रिंग फॉर्म में 5 का कितना होगा टोटल, जरा बताओ। 55 मत निकालो, ऐसे ये ऐसे ध्यान, 110 होता है, ठीक है, समझा देता हूं। जैसे अब बताओ, अगर 5 अमाइनो एसिड की चेन है तो उसमें बताओ वाटर मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, कितने निकलेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो 128 इंटू 5, 1 2 3 4 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, तो 4 पेप्टाइड बॉन्ड बनने का मतलब है 18 इंटू 4, 4 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, ठीक है। जरा बताओ कितना निकल के आया, फटाफट बताओ, इंटू करो, इंटू करो उसको। हाँ, 640, तो ये आ जाएगा 72, ये आ जाएगा। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, 640 72, बिल्कुल सही निकाला। 72 आएगा, 64 आएगा? इंटू कर लो ना, 8 चौक 32, 2 3 और 4 7 हो गए ना, 72 तो आएगा, 64 थोड़ी ना आएगा। हाँ, 72 आएगा बेटा। ठीक है, अब करना क्या है आपको, इसमें से इसको माइनस कर देना है। 640 माइनस 72 कितना निकल के आया, जरा बताओ कितना निकल के आया?
अच्छा 568 बिल्कुल सही, 568, 568। अच्छा अगर रिंग फॉर्म में होगी, रिंग फॉर्म में होगी तो क्या होगा भाई, 1 2 3 4 5, रिंग बना दी हमने 5 अमीनो एसिड की। तो कितने H2 मॉलिक्यूल निकलेंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 निकलेंगे 4 की जगह। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो 128 इंटू 5, ये तो उतना ही निकल के आएगा 640। हाँ यहां जरूर ध्यान रखना है आपको, 18 इंटू 5 आएगा 90। निकालो जरा इसमें से इसको हटाओ, कितना निकल के आएगा, 0, 14 में से 9 गए, 9 10 11 12 13 14, 5 5। समझे? सेम होगा, सेम क्यों होगा यार, यहाँ 568 है, यहाँ 550 होगा। यहाँ 5 पेप, ये लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं। जब तुम पीवाईक्यू लगाओगे ना, एम्स के, बीएचयू के, एएमयू के, उनमें ये क्वेश्चन पड़े हुए हैं। सोचो, मतलब वो लोग ये कहते हैं कि एनसीईआरटी की लाइन को क्या कंसेप्चुअल आपने समझा है। एनसीईआरटी समझाती है पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में, और एनसीईआरटी कहती है उसी पेप्टाइड बॉन्ड वाली चेन को मैं घुमा देता हूं ऐसे, या स्ट्रेट रखता हूं, तो बताओ क्या होगा। एनसीईआर समझ रहे हो ना मेरी बात। एनसीईआरटी डायरेक्ट में चीजें नहीं मिलती, एनसीईआरटी कंसेप्चुअल, यानी एनसीईआरटी की लाइन को कंसेप्चुअल पता है आपको या नहीं पता। हाँ तो एनसीईआरटी ऐसा नहीं है कि डिट्टो, हाँ मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी लाइनों से मिल जाएंगे नए पैटर्न के हिसाब से, पर बाद बाकी की एनसीईआरटी कंसेप्चुअल, क्योंकि एनसीईआरटी कंसेप्चुअल का मतलब एनसीईआरटी पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बता रही है, एनसीईआरटी पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बता रही है, और पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बता रही है तो आपको पेप्टाइड बॉन्ड से रिलेटेड सारी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, और स्ट्रक्चर की भी बात कर रही है तो स्ट्रक्चर की बात पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आए हुए क्वेश्चंस हैं पुराने, जब जो बच्चे पीवाईक्यू लगाते हैं उनके सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि उनको समझ में आएगा। बाद बाकी के मतलब थोड़ा सा अपने को एडवांस बनाओ यार, ठीक है, फुद्दू फुद्दू से मत बनो, सिंपल सी बात है। समझ में आया? हाँ चलो आगे बढ़ रहा हूं। तो बेसिक समझ में आ गया, ये बताओ कि एक्चुअल में प्रोटीन होता क्या है। अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को कौन डिसाइड करता है, बताता हूं, वही वही पहुंच रहा हूं। हाँ, अगर 5 पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं बेटा तो 5 H2O लूज करेगा, 4 पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं तो 4 H2O लूज करेगा। अब इसमें भी रिपीट करवाओगे तुम मुझसे, चलो मैंने बेटा इतनी सी बात करी है अभी, ये तो समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट है नहीं। ये क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन का रिस्पॉन्स दे दिया, अब इन 2 क्वेश्चन के रिस्पॉन्स ये है। अगर 1 2 3 4 5 अमाइनो एसिड हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे जरा बताओ, यहां पर पेप्टाइड, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। 4 ही तो होंगे। हाँ अगर रिंग है, रिंग में नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे जरा बताओ। 5 ही तो होंगे, 1 2 3 4 5, सिंपल सी बात है। तो यहाँ 5 मैंने H2O के मॉलिक्यूल निकाल दिए, यहाँ 4 H2O के मॉलिक्यूल निकाल दिए, सिंपल सी बात है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट अलग आ जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट अलग आ जाएगा, जबकि नंबर ऑफ अमीनो एसिड दोनों की केस में सेम है। अब तो आ गया होगा, आगे चल रहे हैं। अब आ जाओ स्ट्रक्चर, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्ट्रक्चर, आप ध्यान रखना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, सॉरी फिजिक्स और बायोलॉजी, इन्होंने इसकी बात की है। अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं तो स्ट्रक्चर इनवेरिएबली रेफर टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप जानते हो यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है NaCl, MgCl2, ठीक है, समझ रहे हो। जबकि अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं, ठीक है, ये 1D में कह सकते हो उसको, तो यहां जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वे राइट 2 डायमेंशनल व्यू, यहां 1 डायमेंशन व्यू होगा, जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बात करती है वो 2 डायमेंशन व्यू की बात करती है। ठीक है,
टू डायमेंशन व्यू ऑफ द मॉलिक्यूल बाय प्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, जैसे बेंजीन, ठीक है, नैफ्थलीन। जब भी हम बात करेंगे टू डायमेंशन व्यू होगा यहां पर। हाँ, वापस आ जाओ, ठीक है। और जब भी मैं फिजिक्स की बात करता हूं, तो फिजिक्स में अगर देखोगे तो वहां थ्री डायमेंशन व्यू आते हैं, थ्री डायमेंशन व्यू ऑफ अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वन डायमेंशन व्यू आएगा, सिंपल फॉर्म, ठीक है, वन डायमेंशन व्यू। मैं लिख रहा हूं वन डायमेंशन व्यू। वन डायमेंशन व्यू, ठीक है। जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, हम बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की। जबकि अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, तो प्रोटीन स्ट्रक्चर यहां पर फोर लेवल के नजर आएंगे। प्रोटीन स्ट्रक्चर यहां पर फोर लेवल, कितने लेवल? फोर लेवल। यानी यहां पर प्राइमरी स्ट्रक्चर नजर आएगा, यहां पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर नजर आएगा, यहां पर मैं आपको टर्चरी स्ट्रक्चर ही बढ़ाने वाला हूं, और यहां पर मैं आपको क्वाटनरी स्ट्रक्चर भी पढ़ाने वाला हूं। यानी अगर बायोलॉजी की बात करते हैं तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर जो होते हैं चार लेवल में होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटनरी, ठीक है, जो आपको समझने हैं। क्लियर है? अब मैं स्टार्ट करूंगा कैसे। तो प्रोटीन बनती कैसे, कौन है जो डिसाइड करता है कि इसके बाद यही अमाइनो एसिड आएगा, अमाइनो एसिड सीक्वेंस ये होनी चाहिए, वो कौन डिसाइड करता है? एक काम करता हूं, हो जाएगा इतने में वैसे। देखो, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, और सबको पता है न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए। डीएनए ये डिसाइड करता है किसके बाद क्या आएगा, ठीक है, डीएनए। क्योंकि डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, और ये मैसेंजर आरएनए साइटोसोल में जाता है, राइबोसोम की यूनिट इससे बाइंड करती है, स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट, और इसमें एक टनल होती है यहां पर। एमआरएनए पर जो भी सीक्वेंस होगी, एमआरएनए पर जो भी सीक्वेंस होगी, क्योंकि एमआरएनए तो सीक्वेंस होगी, मानो यहां पर ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन, ठीक है, और हर तीन न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को एक अमाइनो एसिड कोड करता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से कोडिंग होती जाएगी और एक अमाइनो एसिड की चेन बनती जाएगी, बनती, जुड़ते जाएंगे, बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी, ये पॉलीपेप्टाइड चेन। ये है राइबोसोम।
समझ में आई नहीं आई? ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये सेल है। यानी अगर मैं प्रोटीन के फॉर्मेशन की बात करता हूं तो प्रोटीन का फॉर्मेशन किस पर डिसाइड करता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड पर डिसाइड करता है। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड किस पर डिसाइड करता है? वो एमआरएनए पर कोडिंग क्या है उस पर। और एमआरएनए की कोडिंग किस पर डिसाइड करती है? डीएनए की कोडिंग के ऊपर। क्यों? डीएनए से एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए और राइबोसोम की हेल्प से एमआरएनए पर जो सीक्वेंस होती है उसके हिसाब से अलग अलग अमीनो एसिड को जोड़ करके प्रोटीन को कोड किया जाता है। जो ये स्ट्रक्चर बनेगा ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होगा। ठीक है, ये क्या होगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर। सिंपल प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम स्ट्रेट चेन की बात करते हैं। और यहां जो किससे जुड़े होंगे? पेप्टाइड बोन से। पेप्टाइड बोन, पेप्टाइड बोन, पेप्टाइड बोन। अब बताओ, इतनी बात समझ में आई नहीं आई? प्रोटीन बनती कैसे है, कौन है इस प्रोटीन को जो बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, तो इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपल है, सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़ते जा रहे हैं, जो मैंने इससे पहले भी दिखाया था आपको। ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का। इट इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर जो पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से बनता चला जा रहा है। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट? नोट करो, यहां तक कोई डाउट? लिखने दो सर प्लीज। अरे लिखने तो दे रहा हूं बेटा, नोट करो उसको। अच्छा, बैक स्लाइड। ठीक है, नोट कर लो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अभी तो सिर्फ मैंने इतना बताया है जो एनसीईआरटी के लाइंस हैं उसके हिसाब से। नोट करो बेटा, दिवाली का हॉलीडे वही होगा। दिवाली जहां तक है मुझे लग रहा है शायद संडे मंडे की है, या मंडे ट्यूसडे की होगी। ठीक है, तो वही होगा मंडे ट्यूसडे, और वेटनसडे शायद कुछ इस तरीके से होगी, 3 दिन की। अब कंफर्म कर लेंगे इसको, आप बता रहे हो तो पूछ लेंगे। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? नहीं, दशहरे की तो छुट्टी। हाँ, दशहरा 2 अक्टूबर का पड़ रहा है, दशहरे की तो नहीं होती है। पर शायद 2 अक्टूबर की छुट्टी ऑफिशियल है, पर टीचर्स क्लास लेंगे। ठीक है, जहां तक है। ठीक है, एसीपी सर तो नहीं लेंगे। ठीक है, तरुण सर ले सकते हैं, और मैं ले सकता हूँ। हम दो में से कोई जना ले सकता है क्लास। पर मेरा सेशन चल रहा है तो सर तरुण सर ही लेंगे, जो मुझे लग रहा है उनका सेशन। अच्छा अच्छा, हाँ, दशहरा 2 तारीख का पड़ रहा है, थर्सडे का। थर्सडे तरुण सर की क्लास रहेगी। ठीक है, हाँ, वो ले लेंगे क्योंकि, हाँ,
हाँ, क्योंकि देखो ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन बुलाना होता है तो छुट्टी हो जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन में ये तो अंतर होता है, ठीक है। ऑनलाइन के अंदर तो टीचर घर से क्लास ले रहा है तो ले सकता है कभी भी। आपको घर से क्लास ज्वाइन करनी है, कर सकते हो कभी भी, ठीक है। तो और क्लास दिन में होती है, समझ रहे हो। हाँ, क्लास दिन में होती है। और तरुण सर सर्विस सर भी ले सकते हैं, ठीक है। पर डिपेंड करता है किसका दिन पड़ रहा है उस दिन। जिसका दिन पड़ रहा होगा वो लेगा, जैसे थर्सडे को तरुण सर का दिन पड़ रहा है, ठीक है, तो वो लेंगे। और मेरा दिन पड़ रहा तो मैं ले लेता। एवरी 3 अमीनो एसिड फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड, हर 2 अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है बेटा। कहाँ लिखा है एवरी 3 अमीनो एसिड फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड, कौन है ये? जाबर क्या लिख रहा है भाई? हॉलीडे, देखो हम लोगों का हॉलीडे होगा वो दिवाली पर ही होगा, क्योंकि दिवाली पर होम टाउन जाना होता है लोगों को, ठीक है। तो मेन दिवाली जो होगी, ठीक है, मतलब दिवाली जो मेन आता है ना उसमें 2-3 दिन का होगा। चलो, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं बात करूंगा सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर की। अच्छा, टर्शरी स्ट्रक्चर तो अभी नहीं, टर्शरी तो मैं आगे बताऊंगा। सेकेंडरी करते हैं, टर्शरी में हटा रहा हूँ, सेकेंडरी ही इतने में आएगा। अब मैं बात करूंगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। अब समझना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, फोल्डिंग चालू हो जाएंगी। फोल्डिंग या तो शाई एंगल से होगी या फाई एंगल से होगी। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरीके का हो सकता है। या तो हेलिकल फॉर्म होगी, अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। दूसरा बीटा प्लेटेड शीट होती है। हेलिकल फॉर्म होगी, इसको अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। हाँ बेटा, है अल्फा हेलिक्स। हाँ, या बीटा प्लेटेड शीट होगी। शीट, बीटा प्लेटेड शीट हो सकती है या अल्फा हेलिक्स हो सकता है, ठीक है। अगर मैं अल्फा हेलिक्स की बात करता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड का मतलब क्लॉकवाइज, लेफ्ट हैंड का मतलब एंटी। ठीक
अरे यार, ठीक है। एक, दो, तीन, नोट करो उसको। देखो, एक होता है राइट हैंडेड क्लॉकवाइज, ये राइट हैंडेड थंब रूल, राइट हैंड ये क्लॉकवाइज। एक होता है लेफ्ट हैंडेड एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरीके से घूमेगा, ठीक है। ये क्लॉकवाइज पैटर्न में घूमेगा, यानी क्लॉकवाइज पैटर्न में अल्फा हेलिक्स होते हैं, हेलिकल फॉर्म होती है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं एक ही, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर इसको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, और बीच बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इसके अल्फा हेलिक्स को स्टेबल करने के लिए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? अब बड़ा अच्छा एक कंसेप्ट बताता हूं, ये एक्चुअल में अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर मिलता कहाँ है, क्वेश्चन तो डायरेक्ट सिंपल इतना आएगा। तो केराटिन प्रोटीन, ठीक है, अल्फा केराटिन होती है हमारे हेयर के अंदर, आप जानते हो, ठीक है, हमारे हेयर में केराटिन होती है, हमारे नेल्स में केराटिन होती है, हमारी स्किन के अंदर केराटिन होती है, ठीक है। अदर एनिमल्स में फेदर, ठीक है, हॉर्न होते हैं, उनमें केराटिन होती है। तो कहां प्रेजेंट होगा अल्फा हेलिक्स, कहां होता है, प्रेजेंट इन, एग्जांपल प्रेजेंट इन केराटिन प्रोटीन, ठीक है। इसका बहुत प्यारा स्ट्रक्चर बताता हूं। एक्चुअल में यहां पर क्या हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। ऐसे ही आपके हेयर में हाइड्रोजन के साथ साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बनते हैं, आप जानते हो, हाँ, हेयर के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं।
देखा होगा हेयर का स्ट्रक्चर, अगर आप किसी का जैसे स्ट्रेट है, किसी का करली है, करली को स्ट्रेट कराना हो, स्ट्रेट को करली कराना हो, तो क्या करते हैं लोग? सबसे पहले हेयर के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट लगाए जाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट लगाए जाते हैं, वो इन डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। देखा? हाँ। फिर क्या करते हैं, वो हेयर को जिस जो शेप देनी हो वो शेप दे देते हैं, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा लेते हैं, फिर वो अगेन नए डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाते हैं, जिससे अगर हेयर करली है तो स्ट्रेट करना है स्ट्रेट हो जाएंगे, जिनके स्ट्रेट है उनको करली करना है वो करली हो जाएंगे, ठीक है। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, वहां पर बीटा प्लेटेड शीट होती है, मैं दिखा दे रहा हूँ अंतर क्या है बीटा प्लेटेड शीट और अल्फा हेलिक्स के अंदर। ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ठीक है। यहाँ टू पेलीपेप्टाइड हैं, इसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट, शीट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो एक नहीं बहुत सारे और भी शीट। सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, बीटा प्लेटेड शीट भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, अल्फा हेलिक्स भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही है। ठीक है। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और कई पॉलीपेप्टाइड, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड आपस में इस तरीके कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। मतलब शीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, कहीं पैरेलल तो कहीं एंटी पैरेलल, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। और ये स्ट्रक्चर कहां देखने को मिलेगा जरा बताओ? ये स्ट्रक्चर कहां देखने को मिलेगा? सिल्क प्रोटीन। सिल्क प्रोटीन में। अब बताओ ये समझ में आया नहीं आया? हाँ, सिल्क प्रोटीन में स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। 3.5 3.6 3.6 है ये, 5 नहीं 6 आता है निकल के एग्जैक्ट। 3.6 का मतलब है एक टर्न के अंदर, ईच टर्न, एक एक दो तीन तो पूरे एमिशन होंगे, एक हल्का आधा सा होगा, एक दो तीन पूरे होंगे, एक हल्का आधा होगा, ठीक है। यानी एक टर्न में लगभग 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं एक टर्न के अंदर, ठीक है। राइट हैंडेड स्ट्रक्चर होता है, किसी किसी के अंदर लेफ्ट हैंडेड भी मिलता है, पर मोस्टली राइट हैंडेड होता है। बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है, यहां पर शीट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेंगे, बीटा प्लेटेड शीट इसको कहते हैं। सिल्क प्रोटीन में यही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, सिल्क प्रोटीन में स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। 3.6, 36 नहीं है, 3.6 है बेटा। 36 बता दीजिए। 3.6 है, 36 नहीं है, 3 पॉइंट लगा है बीच में।
अब सही है। अब बताओ यहां तक कोई डाउट? राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड नहीं समझते हो? देखो, थंब रूल होता है, ऐसे अंगूठा करो ऊपर, मुट्ठी बांधो, अंगूठा राइट हैंड में अंगूठा करके मुट्ठी बांधोगे तो ये कैसा घूम रहा है? राइट हैंड ये ये उंगली ऐसे आ गई ना, ये क्लॉकवाइज आ गया, क्लॉकवाइज। लेफ्ट हैंड में आ जाओ, उंगली ऐसी कर लो, अब कैसा घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जितने भी हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं क्लॉकवाइज होते हैं, मोस्टली क्लॉकवाइज ही होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रेयरली होते हैं, ठीक है, बट मोस्टली क्लॉकवाइज होते हैं। ठीक है, यहाँ पर शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कई लाइंस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से मिल जाती हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर अंदर, उसको बीटा प्लेटेड शीट बोलते हैं। तो क्वेश्चन तो इतना आएगा, कहाँ मिलता है? सिल्क प्रोटीन के अंदर। ठीक है, ये कहाँ मिलता है? केराटिन के अंदर, और केराटिन आप जानते हो हेयर में भी होती है, केराटिन नील्स में भी होती है, केराटिन स्किन में भी होती है, डेड प्रोटीन होती है। ठीक है, तो इनके स्ट्रक्चर समझ में आ गए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यहां तक कोई डाउट है? ड्रॉ कर लिया? हरी वाली डॉट लाइन, ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा, ये तो अमाइनो एसिड। ठीक है, ये तो समझ रहे हो, पेप्टाइड बॉन्ड जो होती है ना, अमाइनो अमाइनो एसिड के बीच में होती है, मैंने बस ड्रॉ कर दी है, अमाइनो एसिड के बीच में होती है। अमाइनो एसिड के जो अल्काइल ग्रुप होते हैं, निकले हुए होते हैं, साइड चेन्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर। अब आ जाओ टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर होता है बेटा ये, लाइका 3D स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर का मतलब ये 3D स्ट्रक्चर। सब अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इनके बीच में कई टाइप की बॉन्डिंग होगी, जैसे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, कहीं पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बन ही रहा है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे, नन कोवलेंट बॉन्ड जितने भी होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, आपको नन कोवलेंट बॉन्ड जितने भी टाइप के होते हैं। एक बात तो ध्यान रखना, जब भी मैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो यहां ओनली पेप्टाइड बॉन्ड मिलेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। जब भी मैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो यहां ध्यान रखना है आपको, यहां दो बॉन्ड मिलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड, और कोई बॉन्ड की बात नहीं होगी यहां पर। हाँ, जब भी मैं टर्शरी बॉन्ड की बात, टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करूंगा, ठीक है, तो यहाँ जितने भी नन कोवलेंट, मतलब जितने भी अदर बॉन्ड होते हैं, जैसे तुम्हें याद आ गया होगा, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड तो हो गई, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड तो हो गई, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा। ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी होगा, आयनिक बॉन्ड भी होगा यहाँ पर,
ठीक है, हाँ, पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो गया, आयोनिक बॉन्ड भी हो गया, ठीक है। हाँ, एसिड और बेस टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं ना, उनके बीच में देखने को मिलते हैं आयनिक बॉन्ड, हाँ। डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होंगे, बिल्कुल डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होंगे। हाँ, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होंगे बेटा यहाँ पर, है ना। क्या बोल रहे हो? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, इतना नोट तो कर लो ना उसको, डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे बेटा यहाँ पर, ठीक है। ये सारे बॉन्ड इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ये आपका होता है 3D स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है। बहुत प्यारा इसका एग्जांपल ध्यान रखना। ये थर्ड टर्शरी स्ट्रक्चर मोस्टली कहां होता है, ठीक है, एंजाइम्स, प्रेजेंट इन एंजाइम्स। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आएगा, कहां प्रेजेंट होगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर? प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन एंड इंसुलिन, ठीक है। मायोग्लोबिन में टर्शरी स्ट्रक्चर एंजाइम एंड मायोग्लोबिन। इसको मैं अलग अलग भी समझाऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होगा। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखो, मोर देन वन टर्शरी स्ट्रक्चर फॉर्म्स क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जैसे एक हीमोग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना, 2, 3, 4, और ये आपस में जुड़े होते हैं, बस कोवलेंट बॉन्ड नहीं होगा इनके बीच में, ध्यान रखना, नन कोवलेंट इंटरेक्शन से। नन कोवलेंट इंटरेक्शन जितने भी होते हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, चाहे वो आयनिक हो, चाहे वॉन्डरवाल्स हो, ठीक है, हाँ, समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ, आयनिक हो, हाइड्रोफोबिक हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, वॉन्डरवाल्स हो,
जितने भी नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होते हैं वो यहां देखने को मिलते हैं इन मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड को आपस में जोड़ने के लिए। इंसुलिन में कितने पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं? 2। हीमोग्लोबिन में कितने होते हैं? 4। ठीक है, ये आपस में जुड़े होते हैं। क्लियर बिल्कुल? हाँ छुट्टी है बेटा, इसके बाद छुट्टी ही है। अब बताओ जहां तक समझ में आया नहीं आया? यहां तक कोई डाउट? नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन, अच्छा इंसुलिन मोर देन 2, ठीक है। अभी मैं इंसुलिन यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुक जाना, क्योंकि थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर आना चाहिए, उसमें है नहीं, वो मेरे को देख के बताऊंगा। हीमोग्लोबिन तो होता ही है, एंजाइम हो गया, मायोग्लोबिन 3D स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर सिल्क प्रोटीन लिखा दिया मैंने, बस ये तो ध्यान रखना ही है आपको, ठीक है। एक स्ट्रक्चर यहाँ दे रखा है एनसीईआरटी में, ये एक पॉली प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया बीटा प्लेटेड शीट, टर्शरी स्ट्रक्चर हो गया, और एक से ज्यादा टर्शरी स्ट्रक्चर मिलकर के क्या बनाते हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जहां कई पॉलीपेप्टाइड चेन इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ प्रोटीन आपका स्ट्रक्चर सारा खत्म हो जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी मैं कल करा दूंगा, ठीक है। एंड करते हैं, तो कल मिलते हैं बेटा, सेम टाइम, ओके। हाँ, कोवलेंट बॉन्ड क्वाटरनरी में नहीं होते, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन क्वाटरनरी में होंगे, बिल्कुल सही, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन। क्लियर है? ओके बाय, कल मिलते हैं।